दोस्तों, नियमितीकरण के मुद्दे पर आरटीआई के जरिए एक महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है। एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आई है। उसी मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, हम जब भी नियमितीकरण के टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं उसमें एक कमेंट अलग अलग वर्ग के अनियमित कर्मचारी साथियों के द्वारा पूछा जाता है कि हमारा नियमितीकरण होगा या फिर नहीं होगा। तो दोस्तों, इसका जवाब बहुत हद तक आपको इस वीडियो से मिल सकता है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और सभी चीजों को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि सबसे पहले 3 जनवरी 2023 को छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले जी की तरफ से छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय में एक सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई लगाकर पूछा गया था कि प्रदेश में कौन कौन से अनियमित कर्मचारियों का नियम के हिसाब से नियमितीकरण होगा और किसका किसका नियमितीकरण नहीं हो सकता है। इसकी आप लिखित में जानकारी दीजिए, यानी कि इसकी लिखित जानकारी चाहिए गई थी। इसके जवाब में ठीक एक महीने बाद यानी कि 3 फरवरी 2023 को छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने 5 मार्च 2008 के उसी सामान्य प्रशासन विभाग के एक आदेश को जवाब के रूप में रवि गढ़पाले जी को भेजा है। इसमें नियमितीकरण के संबंध में विस्तार पूर्वक बताया गया है। दोस्तों, इस आदेश के अबिंदु पर दिनांक 31 दिसंबर 1988 के पूर्व के दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में बताया गया है। इसमें विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए कहा गया है कि राज्य शासन द्वारा 31 दिसंबर 1988 के पूर्व नियुक्त कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए 9 जनवरी 1990 को आदेश जारी किया गया था और इसके बाद भी योग्य निर्देश प्रसारित किया गया है, जिसके अलग अलग पेज को आपको आगे समझाने वाला हूं। दोस्तों, इसमें आगे कहा गया है कि 31 दिसंबर 1988 तक के दैनिक वेतनभोगी या फिर तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारी जिनको एडहॉक स्टाफ कहा जाता है, उन कर्मचारियों को नियमित करने के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि कार्यभारित और आकस्मिकता सेवा में पदों की व्यवस्था नहीं है तो उन्हें नियमित किया जाए और नियमित करने के लिए पद उपलब्ध न हो तो आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त पद सृजित किए जाने की कार्यवाही किया जाए। इसके लिए 31 दिसंबर 1988 तक के दैनिक वेतनभोगी और तदर्थ कर्मचारी यानी कि एडहॉक स्टाफ के कर्मचारियों को नियमित करने के लिए इस परिपत्र में दिए गए नियम के मुताबिक नियमितीकरण की कार्यवाही किया जाए। इसमें यह भी साफ किया गया है कि विभागों में कार्यरत गैगमैन यानी कि श्रमिक भी नियमितीकरण के दायरे में आते हैं, इसलिए इनका भी नियमित किया जाए। इसके बाद दोस्तों, आगे ब बिंदु पर 1 जनवरी 1989 से 31 दिसंबर 1997 तक की अवधि में नियुक्त दैनिक वेतनभोगी और तदर्थ नियुक्त कर्मचारियों के यानी कि एडहॉक स्टाफ के नियमितीकरण के संबंध में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर्नाटक राज्य के 2006 के एक याचिका की सुनवाई करते हुए 10 अप्रैल 2006 को आदेश पारित किया गया था। उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि केवल एक बार या फिर एक समय के लिए 10 साल या फिर उससे अधिक समय से नियम के अनुसार स्वीकृत पद पर लगातार कोई दैनिक वेतनभोगी कार्यरत है यानी कि अपनी सेवा दे रहा है तो उस अनियमित कर्मचारी को नियमित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इसी निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ शासन के नियमितीकरण के संबंध में 9 बिंदुओं पर स्थिति साफ किया है। पहले बिंदु पर कहा गया है कि ऐसे अनियमित कर्मचारी को नियमित किया जा सकता है जिसकी नियुक्ति रिक्त पद पर किया गया हो और वो कर्मचारी उस पद के लिए योग्य भी हो और उसके पास पूरी योग्यता उस समय होना चाहिए, उसको नियमितीकरण किया जा सकता है। दूसरे बिंदु पर कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति की दैनिक वेतन दर पर या फिर कलेक्टर दर पर जब नियुक्ति की गई थी तब तक उस पद की आवश्यकता थी और आगे भी उस पद की आवश्यकता है तो उस स्थिति में उस अनियमित कर्मचारी को रिक्त पद के आधार पर नियमित किया जा सकता है। तीसरे बिंदु पर कहा गया है कि संबंधित व्यक्ति ने दैनिक वेतनभोगी चाहे वो कलेक्टर दर पर ही क्यों न हो या फिर एडहॉक यानी कि तदर्थ के रूप में दिनांक 31 दिसंबर 1997 तक लगातार उसी पद पर या उसके समकक्ष यानी कि उस पद के आसपास के पद पर कार्य किया हो और उसके सेवा में प्रति वर्ष 12 महीने में से कम 11 महीने लगातार कार्य किया हो, उसका 1 महीने से ज्यादा ब्रेक इन जो है वो सर्विस ना हो। इसमें हड़ताल अवधि को ब्रेक इन नहीं माना जाएगा। इस स्थिति में भी उस व्यक्ति को रिक्त पद के आधार पर नियमित किया जा सकता है। चौथे बिंदु पर कहा गया है कि 31 दिसंबर 1997 तक दैनिक वेतनभोगी या फिर एडहॉक यानी कि तदर्थ नियुक्त या फिर कार्यरत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाएगा। पांचवें बिंदु पर कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति कार्यभारित पदों के विरुद्ध कार्यरत है तो उसको कार्यभारित पद पर ही नियमित किया जाए
और नियमित पद के विरुद्ध कार्यरत है तो उसको नियमित पद पर ही नियमित किया जाए। 6वें बिंदु पर कहा गया है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा यानी कि एसटी एससी ओबीसी के आरक्षण अधिनियम 1994 का पालन किया जाए, यानी कि दैनिक वेतनभोगी या तदर्थ रूप में कार्यरत व्यक्ति जिस वर्ग से संबंधित है आरक्षण रोस्टर के अनुसार उसका नियमितीकरण किया जाए। और मान लो आरक्षण रोस्टर के बिंदु अनुसार उम्मीदवार की कमी हो जाती है तो उस स्थिति में भविष्य में होने वाली रिक्तियों की पूर्ति आरक्षित बिंदुओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर बैकलॉग की पूर्ति की तरह किया जाएगा बाद में। इसके बाद दोस्तों 7वें बिंदु पर कहा गया है कि नियमितीकरण स्वीकृत और रिक्त पद पर ही किया जाएगा, इसलिए जिन विभागों में आवश्यक हो वहां सांख्येतर पद निर्मित किया जाए। यदि पद ही कलेक्टर दर पर स्वीकृत हो तो स्वीकृत पदों को नियमित वेतनमान में परिवर्तन करना है, यानी कि सृजित करना है, नए पद सृजित करके नियमित करना है उस कंडीशन में। और इसके बाद 8वें बिंदु पर कहा गया है कि परिपत्र जारी होने के बाद विभागों द्वारा नियमितीकरण के आदेश जारी किया जाएगा, उसी दिनांक से ही नियमित कर्मचारी वो लोग माने जाएंगे और पद क्रम सूची में उनके नाम आपसी वरिष्ठता अनुसार एन ब्लॉक सबसे नीचे रखे जाएंगे। इसके बाद 9वें और अंतिम बिंदु पर कहा गया है कि नियमितीकरण की प्रक्रिया में व्यक्तियों की आपसी वरिष्ठता दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी या कलेक्टर दर पर वेतन पाने वाले या फिर तदर्थ रूप में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। वरिष्ठता निर्धारित करते समय यदि एक से अधिक व्यक्ति एक ही दिनांक में नियुक्त किए गए हो तो उसमें से जो आयु में अधिक होगा उसे वरिष्ठ माना जाएगा। इसके बाद दोस्तों आगे इस परिपत्र के मुख्य जो तीसरे नंबर के बिंदु है उसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में यह भी उल्लेख है कि नियुक्ति अवैध न रही हो, केवल अनियमित रही हो तभी नियमितीकरण के लिए विचार किया जा सकता है। इसको मैंने अपने पिछले एक वीडियो में भी अवैध और अनियमित को विस्तार पूर्वक समझाया था। दोस्तों अवैध नियुक्ति मतलब ऐसे नियुक्ति जो कोई नेता या अधिकारी या फिर कोई पहुंच के माध्यम से गलत तरीके से फर्जी नियुक्ति की गई है उसको अवैध नियुक्ति माना जाएगा और उसका नियमितीकरण नहीं किया जाएगा। और यदि किसी कर्मचारी की अनियमित नियुक्ति की गई है, सही तरीके से उसकी नियुक्ति हुई है, हालांकि वो अनियमित नियुक्ति है और वो नियमितीकरण के लिए जो है वो पात्र हैं, तो उस कंडीशन में उनका नियमितीकरण किया जाएगा। चौथे बिंदु पर आगे कहा गया है कि नियमितीकरण की कार्यवाही केवल एक बार के लिए ही किया जाएगा। एक व्यक्ति का एक जो है वो एक ही बार नियमितीकरण किया जाएगा, बार बार एक व्यक्ति का नियमितीकरण नहीं किया जा सकता है। 5वें बिंदु पर कहा गया है कि जहां पर भविष्य में जिस पद की आवश्यकता लंबे समय के लिए नहीं है, सिर्फ कुछ महीनों या फिर कुछ वर्ष के लिए ही जरूरत है कर्मचारी की और उसके लिए कलेक्टर दर पर या दैनिक वेतनभोगी के रूप में किसी को रखा गया है तो उसका भी नियमितीकरण संभव नहीं है क्योंकि वो कम समय के लिए उनकी नियुक्ति की गई है। 6वें बिंदु पर कहा गया है कि नियमितीकरण में नियम के मुताबिक आयु सीमा में छूट दिया जा सकता है। नियुक्ति से पहले सभी कर्मचारियों से उनकी जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाए ताकि उसी के आधार पर उनकी सेवा पुस्तिका में उसको जोड़ा जा सके बाद में। दोस्तों आगे 7वें बिंदु पर कहा गया है कि शासन और विभाग अध्यक्ष कार्यालय स्तर से नियुक्त कर्मचारियों के लिए संबंधित विभाग द्वारा अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और विशेष सचिव की अध्यक्षता में एक छानबीन समिति गठित किया जाएगा जिसमें संबंधित विभाग अध्यक्ष और संबंधित पद के नियुक्तिकर्ता अधिकारी और अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विशेष सचिव के मद में आवश्यक होने पर अन्य अधिकारियों को सदस्य उसमें रखा जाएगा, उनको शामिल किया जाएगा। समिति द्वारा नियमितीकरण संबंधित निर्धारित सिद्धांतों प्रावधानों के प्रकाश में प्रत्येक प्रकरण का परीक्षण करने के बाद उचित अनुशंसा किया जाएगा। इस प्रकार कार्यालय प्रमुख स्तर से नियुक्त कर्मचारियों के लिए कार्यालय प्रमुख स्तर पर छानबीन समिति का गठन कार्यालय प्रमुख द्वारा ही किया जाएगा, लेकिन न्यायालय या फिर प्रशासनिक अभिकरण के आदेश से नियमित कर दिए गए व्यक्तियों यानी कि कर्मचारियों के प्रकरण इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देश और मापदंड को मानना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाहर होने पर भी नियमितीकरण के लिए कोई उस पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा नियमितीकरण में। 8वें और अंतिम बिंदु पर कहा गया है कि छानबीन समिति द्वारा की गई अनुशंसा पर संबंधित पद के नियुक्तिकर्ता अधिकारी नियमितीकरण नियुक्ति की कार्यवाही करेंगे। छानबीन समिति यह सुनिश्चित करेगी कि नियमितीकरण केवल अनियमित नियुक्ति की ही होगी, अवैध नियुक्ति वालों का जो है वो नियमितीकरण नहीं किया जाएगा। इसका विशेष ध्यान छानबीन समिति द्वारा किया जाना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले जी को आरटीआई के जवाब में दिए गए इस पुराने आदेश को, इस परिपत्र को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं ये भी साफ कर दूं कि ये पुराना परिपत्र है और जब भी भविष्य में आगे जो है प्रदेश में अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, सभी अनियमित कर्मचारियों की मैं बात कर रहा हूं, इसमें दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर सब आ जाते हैं,
तो उससे पहले जब भी नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू किया जाएगा तो उससे पहले सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से फिर से एक स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। हो सकता है कि उसमें कुछ नए नए नियमों को जोड़ा भी जा सकता है, इसमें से कुछ पुराने नियमों को भी काटा भी जा सकता है, क्योंकि काल परिस्थिति के हिसाब से नियमों में भी बदलाव किए जाते हैं। अभी इस परिपत्र को सिर्फ आपकी जानकारी के लिए वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया हूं, ताकि नियमितीकरण के संबंध में आपके सवालों के कुछ जवाब आपको मिल सके। दोस्तों, इस परिपत्र का जो पूरा पीडीएफ है उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप चाहें तो अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और आप आगे भी नियमितीकरण से जुड़ी पल पल के अपडेट को वीडियो के माध्यम से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।